आप देख रहे हैं फैज न्यूज, फैज सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अहम दिन इस हवाले से भी रहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया की नजरसानी की अपीलें मंजूर कर ली गई और मामला FBI को भेजने का जो अहकाम था वो कलअदम करार देते हुए तमाम कार्रवाई खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों में से 6 जज ने अपील मंजूर की, जबकि 4 ने मुस्तरद की। जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरीना ईसा के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 के उस हुक्म को वापस ले लिया गया जिसमें जस्टिस फाइज ईसा के अहलिया और उनके बच्चों की जायदादों का मामला तहकीकात के लिए FBI को भिजवा दिया गया था। 19 जून के इख्तलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस बार भी जरा मुख्तलिफ पोजीशन ली और मोजिज जज ने नजरसानी की दीगर अपीलों को तो मंजूर कर लिया, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपील को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, इससे पहले सदाती रेफरेंस भेजने के हवाले से काफी बहस हुई थी। केस में हुकूमत ने जल्दबाजी की थी। आज सवाल उठाएंगे कि क्या हुकूमत ने इस बात पर अमल करते हुए कि एहतसाब से कोई बाहर नहीं है, चाहे वो जज हो या जर्नल, उस पर अमल किया था या फिर वाकई हुकूमत की कोई बददीनती उसमें शामिल थी। नाज़रीन, आने वाले दिनों में इस केस के क्या असरात मुरतब होंगे, क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए और इस फैसले से किसका नुकसान हुआ, हुकूमत का या अदलिया का, इस पर बात करेंगे। मेरे मेहमानों का तारुफ करा दूं। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी है, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, सबसे पहले तो बताइए सर, इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला दो तरीके से आप देख सकते हैं। या तो आप उसको सियासी अंदाज में देखें तो और चीजें आती हैं, लेकिन मैं तो चूंकि लीगल आदमी हूँ, मैं तो उसको कानूनी नजर से देखता हूँ। ठीक है। तो मेरे नजर से मैं देखता ये हूँ कि जब ये रेफरेंस प्रेसिडेंट साहब ने पेश किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई इसके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रेफरेंस जो है ये फाइल नहीं होना चाहिए था और ये प्रेसिडेंट साहब ने अपनी माइंड इस्तेमाल नहीं किया और उसको मैकेनिकली उसको एक्सेप्ट कर दिया, होना नहीं चाहिए था। और उन्होंने सारे रेफरेंस को क्वाश कर दिया। जब वो क्वाश कर दिया तो उसके बाद उनको हाथ रोक लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं रोका। उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में इस वजह से चूंकि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल एक पूरी जस्टिस देना चाहती है हर लिहाज से, तो उन्होंने समझा कि शायद लोग ये समझें कि ये एक कोई कार्रवाई हो गई थी, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। तो उन्होंने ये मामला FBI के पास भेज दिया कि FBI उसको देखे और ये जो प्रॉपर्टी के मामले जो हैं देखे और उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ इसको शेयर कर, ये उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। वो ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पास करना चाहिए था। वो उन्होंने कानूनी तौर पर, मैं कह रहा हूँ, और सियासी तौर पे नहीं, कानूनी तौर पे उनको नहीं पढ़ना चाहिए था, ये उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता, लेकिन उन्होंने पास कर दिया। जब वो ऑर्डर पास हो गया तो वो ऑर्डर तो है सुप्रीम कोर्ट का, तो FBI ने कार्रवाई शुरू कर दी और जब कार्रवाई शुरू की तो अब नहीं सर, मेरा एक सवाल यहाँ पर बनता है शाइख उस्मानी साहब के, क्या सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में आके फिर इसको ऑर्डर पास किया था? अगर कोई कानूनी गुंजाइश नहीं थी तो एक सब्सटेंशियल जस्टिस के तौर पे उन्होंने ये कहा होगा, सोचा होगा कि कहीं लोग ये ना कहें कि भाई देखें एक मामला था जज का, इस वजह से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया। उन्होंने कहा चलो हम ये कर देते हैं कि चलो उसको इन्वेस्टिगेशन करने दें, लेकिन वो सही फैसला नहीं था कानूनी लिहाज से, वो उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता था। बहरहाल उन्होंने कर दिया वो अपनी मर्जी से। अब वो जब हो गया तो अब उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो जब रिव्यू फाइल हुआ, जो अभी फाइज ईसा साहब की और उनकी वाइफ की रिव्यू फाइल हुआ, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट जो है उन्होंने उस नतीजे पे पहुंचे कि वो फैसला गलत था, इस वजह से उन्होंने उसको सारे फैसले को सेट असाइड कर दिया, जो कि आमतौर से नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिव्यू में बहुत मुश्किल से, मेरे ख्याल में 95% केसेस में जो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये सरासर गलत फैसला था। उन्होंने ये कहा कि ये जो जुडिशल FBI के पास भेजा था वो सही नहीं था, इस वजह से FBI ने जो भी कार्रवाई की उस ऑर्डर के तहत वो नल एंड वॉइड हो गई और वो चीज किसी के सामने पेश नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ये कानूनी तौर पर एक सही फैसला था
और जुडिशरी के लिहाज से भी आप जजेस को अंडर टेंशन नहीं रख सकते। अगर आप जजेस को अंडर टेंशन रखें और उनके सर पे तलवार लटकाएं तो कभी मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से ये बड़ा सही फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक है मतीउल्लाह साहब, आपने भी बात सुनी होगी शाइख उस्मानी साहब की। मेरे जहन में तो यही सवाल आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेफरेंस फाइल नहीं होना चाहिए था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया किसी भी वजूहत से, तो क्वेश्चनेबल तो वो वहां पर अदालत हो ही गई। लेकिन सर अब ये बता दीजिएगा, क्या हो ये फिर सियासी अंदाज, मतलब अब तो हमें ये केस फिर सियासी अंदाज में ही नजर आ रहा है, कानूनी तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। देखते हैं मैं पहले तो शाइख उस्मानी साहब ने जो बात की मैं इसमें 100% मुत्तफिक हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से बड़े सादा अल्फाज में सारे मामले को एक्सप्लेन कर दिया है और इसके बाद मेरे ख्याल में इतनी गुंजाइश नहीं है इसको मजीद एक्सप्लेन करने की। जहाँ तक आपका सवाल है कि इसमें कोई सियासी पहलू भी है, तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उनके सियासी पहलू तो जरूर रहे। या तो हमारे मौसूद अदालत के जजों ने सियासी दबाव में आके फैसले दिए हैं या फिर हमारे मौसूद कुछ मौजूद जजों ने तो सियासी दबाव का मुकाबला किया है और वो सारी उनका नाम अब सुनहरी हदीस में लिखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस केस के अंदर भी एक सियासी पहलू जरूर था और इस पर कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूद जज ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की कि एक दबाव था और खासकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो मौजूद जज अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आम रुकन है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद दरखास्तदार जस्टिस फाइज ईसा है। उन्होंने तहरीरी तौर पे अपनी जो आईनी दरख्वास्त पहले दायर की 1843 के तहत अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस के खिलाफ और फिर उसके बाद नजरसानी के अंदर मैं थ्रू आउट इस केस को कवर करता रहा हूँ। तो जस्टिस फाइज ईसा जो मौजूद जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये कोई मामूली बात नहीं कि वो ऑन द रिकॉर्ड और तहरीरी तौर पे कह रहे हैं कि उनको फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और मौजूदा हुकूमत की तरफ से सियासी तौर पे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। मतीउल्लाह साहब जरा बता दीजिएगा ना किस वजह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। जी हमें उसी तरफ आ रहा हूँ जी। मौजूद जज जस्टिस काजी फारिसा ने ये कहा कि धरना केस में जो फैजाबाद धरना था जो तहरीक-ए-लगाए पाकिस्तान में दिया था, उस केस में उन्होंने एक बड़ा सख्त फैसला दिया था और उसमें ये कहा था कि अफवाज पाकिस्तान को सियासी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए। उस केस को भी हमने कवर किया था और उस केस में उन्होंने बड़े ठोस अहकाम दिए थे तमाम अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को कि उनके मातहत कोई भी एहलकार या फौजी अफसर अगर कोई सियासी सरगर्मी में मुलव्वस है या रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कुछ अफसरों की निशानदेही भी की थी और उन्होंने कहा था कि फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया है कि 2018 के इंतखाबात जो है वो तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात थे, तो ये भी एक सियासी बयान है जो उनको नहीं देना चाहिए था। मगर ये जो फैसला जब आया तो ये और इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई वफाकी हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, वज़ारत दिफा की तरफ से, अलग से ISI की तरफ से तो और शेख रशीद की तरफ से, बहुत सी जो दूसरे लोग हैं। तो ऑब्वियसली ये एक रद्द-ए-अमल था और इस तमाम के इसका सियासी पहलू भी है और जस्टिस फाइज ईसा ने बड़े ठोस अंदाज में इस चीज़ को साबित किया है और इसी वजह से नजरसानी के महल्ले पर आकर जो है अक्सरियत 10 में से 6 जजों की तो थी, उन्होंने अपना जो है फैसला पुराने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलते हुए अब 6-4 की अक्सरियत से जस्टिस फाइज ईसा के हक में फैसला दिया है। तो सियासी पहलू बिल्कुल इस केस में साबित होता है और मुझे यकीन है कि जब ये तफसीली वजूहात आएंगी इस मुख्तसर हुक्म की, उसमें मजीद ये चीजें उभर कर सामने आएंगी और खासकर जिस तरीके से जाती होकर और जाती इंतकामी कार्रवाई की गई है वो भी वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जिस तरीके से एक मौजूद जज के खिलाफ जो है बगैर अच्छा मतीउल्लाह साहब, आप भी कवरेज करते रहे अदालती जितनी भी हियरिंग होती रही है, तो आपको क्या नजर आता है ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये शानदार फैसला है कल का? आपकी आवाज करती है। मैंने कहा मतीउल्लाह साहब आप चूंकि अदालती मामलात की कवरेज करते रहे, इस फैसले को क्या कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये शानदार फैसला गर्दाना जाएगा? लेकिन अभी तक तो मुख्तसर हुक्म आया है, मैं इसको अभी शानदार तो नहीं कहूँगा मगर खुश आइंद जरूर कहूँगा। अब देखना ही है कि जो तफसीली फैसला आता है तो क्या 7 जजेस जो हैं
अपने तफसीली फैसले में जो वजूहात लिखते हैं और जो मजीद उसमें क्या अहकाम जारी करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि फैसला शानदार है कि नहीं। पिछले मार्च में जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसले देती रही है वो इतने शानदार नहीं थे कि किसी को दोबारा जरूरत ना होती आइन की खिलाफ वर्जी करने की। तो आप देख लेंगे कि तफसीली फैसले में मौजूद जजेस ऐसी क्या मिसाल कायम करते हैं या जिन लोगों ने ये साजिश की और रेफरेंस दायर किया उनको कैसे इबरत का निशान बनाते हैं कि इसको हम शानदार फैसला कह सकेंगे। ठीक है, शाहिद कुसवानी साहब, सियासी पहलू भी मतीउल्लाह साहब ने बता दिया, अब मुझे कानूनी तौर पे बता दीजिएगा, क्या हुकूमत को जजेस के हवाले से, उनकी जायदाद के हवाले से सवाल उठाने का इख्तियार है? जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन सही तरीके से जो कानून में लिखा हुआ है उसके लिहाज से आप करें। अगर कोई जज गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आप जो मर्जी कार्रवाई करना चाहें करें, लेकिन अब जो इस तरह से जो रेफरेंस फाइल किया गया था काजी फाइज ईसा के खिलाफ, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन तो कोई हुई नहीं थी सिरे से। उन्होंने बगैर इन्वेस्टिगेशन के एक रेफरेंस बनाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वो प्रेसिडेंट साहब का भेज दिया। प्रेसिडेंट साहब ने मैकेनिकली उसको साइन करके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भेज दिया। ये तो गलत काम था ना। जो ये इन्वेस्टिगेशन पहले करनी चाहिए थी उनको। सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचते और सब प्रूफ उनके पास मौजूद होते, सब एविडेंस मौजूद होती, तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास पेश करते, तो यकीनन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला कर देती और जो भी करना था वो करती, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, चूंकि मैं तालिब इल्म नहीं हूँ लॉ की, मुझे नहीं पता, मुझे सर ये बता दीजिएगा, जब ये रेफरेंस फाइल किया गया तो किस बिहाफ पे ये रेफरेंस दायर किया गया? मतलब अगर जायदादों का मामला था तो पहले क्यों नहीं किया गया? ये जो फैजाबाद धरने के हवाले से जजमेंट दी गई थी, या जिस तरह मतीउल्लाह साहब भी बात करें, या पहले भी एक डिबेट हुई थी कि उन्होंने बड़ा क्लियर बात की थी कि अफवाज पाकिस्तान को सियासी गर्मियों से दूर रहना चाहिए, तो यानी इसका मतलब है उन्हें टारगेट किया गया खास तौर पे? लगता तो ऐसे ही है कि देखिए, अगर तो उन्होंने कोई गलत काम किया है, मैंने उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने गलत काम किया कि नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था तो उनको चाहिए था प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी उसकी, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर एक केस बनाते और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास वो केस पेश करते, तो यकीनन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पर एक्शन लेती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो ये यकीनन इसमें और कोई मुहर्रकात हैं, और लोग चाहते ये थे कि चूंकि फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक जजमेंट फैजाबाद केस में दी थी जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो वो ये चाहते थे कहीं ये शख्स कहीं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया तो इसने मुसीबत डाल देनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कुछ ना कुछ करके इसको हटाओ, कुछ करो। तो उन्होंने ये इस तरीके से हरकतें की। मुझे लगता है ये सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो सर अभी कितने चांसेस है उनके बनने के? बिल्कुल चांसेस है, अब तो उनके चांसेस बिल्कुल क्लियर हो गए। हाँ। अब तो कोई उनको रोक नहीं सकता। ठीक। अच्छा मतीउल्लाह साहब, अब हम बार बार कहते हैं हमारे इदारे जो हैं वो बाइख्तियार नहीं है। अब ये तो सवाल आ गया कि जी हुकूमती बदनीयती थी, प्रेशर कहीं से भी आया, जो भी जजमेंट उन्होंने दी थी काजी फायज ईसा साहब ने, लेकिन जो इदारों को सामने खड़ा कर दिया है हमारी हुकूमत ने, अब FBR की पोजीशन बहुत खराब हुई है। जी बिल्कुल, ये FBR की पोजीशन का मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने में जो भी ज़ाहिरी और पोशीदा कुव्वतें थी उन सब की पोजीशन खराब हुई है। FBR तो एक महकमा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यकीनी तौर पे उसकी साख मुतासर हुई है, मगर सबसे बढ़ के वज़ीर आज़म इमरान खान की साख मुतासर हुई है, सदर पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है, वज़ीर कानून की साख मुतासर हुई है, फरूक नसीम की, बैरिस्टर शहजाद अकबर की साख मुतासर हुई है। और अगर ये रेफरेंस साजिश ना होती और ये एक इनोसेंट एक्शन होता तो आज जो हुकूमत है वो शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए कोई तो रिजाइन कर देता, मगर चूंकि ये एक साजिश थी और ये जस्टिस फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनने से रोकने की साजिश थी, तो इसलिए इस साजिश में वज़ीर आज़म भी मुलव्वस है, सदर पाकिस्तान भी मुलव्वस है, इसलिए वज़ीर कानून और बैरिस्टर शहजाद अकबर तक जो है वो अपने आप को महसूस करते हैं, और अभी तक किसी शख्स ने शर्मिंदा होकर इस्तीफा नहीं किया। हालांकि ये कोई मामूली बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सदर के रेफरेंस को कूड़ेदान में डाल दिया था तो उसी वक्त हुकूमत के किसी शख्स को रिजाइन करना चाहिए था और थोड़ा सा अखलाकी हिम्मत का मुजाहरा करते। अब जबकि नजरसानी में ये मुकम्मल तौर पे वो पिछला फैसला जो है वो तब्दील हुआ है
और न सिर्फ ये कि सदाती रेफरेंस कूड़ेदान में डाल दिया है, बल्कि वो तो हर किस्म की मजीद तफ्तीश भी रुक गई है। तो मेरे ख्याल में हाई टाइम ये तफसीली फैसले का इंतजार करने की बजाय खुद ही कुछ शर्म और एहसास करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनको जाना चाहिए, अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, या कम से कम वज़ीर कानून और बैरिस्टर शहजाद अकबर। मगर चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल तौर पर बाख्तियार वज़ीर आज़म नहीं है, इस रेफरेंस की तैयारी में भी उन्होंने दबाव में आके सब कुछ किया, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई भी शख्स जो है वो इस्तीफा देगा। और ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि जो फैजाबाद बनने वाला फैसला है आज तक उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, और उस फैसले के अंदर जिन लोगों को मेंशन किया गया था उनको तरक्कियां देके उनको मजीद रिवॉर्ड भी किया गया है। शाहिद उस्मानी साहब, मतीउल्लाह साहब ने तो बड़ी इखलाकी बात कर दी है। अब इखलाकियात हमारे सियासत से तो जैसे ख़त्म ही हो चुकी है। क्या वज़ीर आज़म साहब या सदर साहब इस पे इस्तीफा देंगे, लेकिन क्या जो तफसीली फैसला आएगा उसमें ऐसा कोई अहकाम सादिर कर सकती है अदालत के अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून मुस्तफ़ी हो जाएं? नहीं, ये रिव्यू में ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, रिव्यू में सिर्फ ये हो सकता है कि वो ये कह सकते हैं कि वो केस, वो जो फैसला था उसमें कानूनी लकूनास थे और वो गलत फैसला था, ये कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया शॉर्ट ऑर्डर में, उसकी डिटेल रीजनिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं हो सकेगी कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक और पॉइंट जी मैं मुख्तसर ये जरूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस केस की समाप्त कर रही थी तो जस्टिस मकबूल बाकर ने, बल्कि खुद जस्टिस मुरक्का बंदयाल ने भी कहा था कि अगर ये साबित हो गया कि उसके पीछे तासुब था, मैलिस था, मैलिसिंग लॉ तो साबित हो चुका, अब नजरसानी में मैलिसिंग फैक्ट भी अगर साबित हो जाता है तो फिर इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि इतना आसान है इस मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट के जज के और उसके अहले खाना के खिलाफ जो है जासूसी की जाए, उसकी गैर कानूनी तौर पर मालूमात की जाए, उसको 2 साल तक हरास किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसले में महज कानूनी नुकात से वजाहत करके जज को बहाल कर दे। बस ये इतनी आम सी बात है, इतनी आसान बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा के साथ नहीं हुआ। जस्टिस फाइज ईसा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कल ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों की बीवियों और बच्चों के साथ भी हो सकता है जो हुकूमत ने उनके साथ किया। तो मैं समझता हूँ एक हाई टाइम से सुप्रीम कोर्ट जो है तो डेफिनेटली ये डिटरमाइन करे तो क्या इसमें मैलिसिंग फैक्ट था, बदनीयती शामिल थी, क्या इसमें साजिश शामिल थी, क्या गैर कानूनी तौर पर जासूसी की गई। अगर ऐसा है तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सादिक और अमीन नहीं रहते, फिर वज़ीर कानून सादिक और अमीन नहीं रहते, फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर और फरोग नसीम जब वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज होने चाहिए। और देखिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर होने चाहिए। ये इतनी आसान बात नहीं है कि नजरसानी में महज कानून की वजाहत करके जस्टिस काजी फैसला की दरख्वास्तें मंजूर करके सब कुछ बुला दिया जाए। शाहिद उस्मानी साहब, को इस तरह की एग्जाम्पल सेट हो सकती है जो मतीउल्लाह साहब अभी कह रहे हैं? नहीं, मतीउल्लाह साहब जो कह रहे हैं वो तो अपनी जगह पे मॉरली कह रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, लेकिन मैं तो कानूनी पहलू की बात कर रहा हूँ कि रिव्यू में ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं सर, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मतलब मोरली तो नहीं, टेक्निकली बात नहीं है यहाँ पर। देखिए रिव्यू जो होता है उसकी एक स्पेशल फीचर होती है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ रिव्यू की गुंजाइश रखी गई है उसमें कानून में, इस वजह से कि अगर कोई ऐसी चीज कानूनी तौर पर गलत हो जो कि विच इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकती है और उसके लिहाज से फैसला कर सकती है। तो इसी वजह से मैं ये जितने रिव्यू पिटिशंस हैं जी माजरत के साथ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये जो रेफरेंस था ये सिर्फ मैलिसिंग लॉ नहीं था, ये मैलिसिंग फैक्ट भी था और इसमें साजिश का अंसर भी शामिल है, तो क्या इसके क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? जी नहीं, देखिए यही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। फैसला तो वही है जो कि पहले हुआ था, अब रिव्यू हुआ है। रिव्यू जो उन्होंने किया है वो सिर्फ इस बेसिस पे किया है कि एक पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट जो है जो कानूनी तौर पर उन्होंने गलत फैसला किया कि वो मामला FBI को रेफर किया, बस इसके बाद इस पर फैसला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला करेगी कि इसकी वजह से क्या होना चाहिए, ये तो आप पार्लियामेंट को करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट तो हमारी डिसफंक्शनल है, आजकल काम ही नहीं करती, तो वो तो नहीं करेगी, लेकिन बहसूरत सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा शाहिद उस्मानी साहब, एक और प्लीज पॉइंट रेज कर रही हूँ मैं, उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि तमाम कार्रवाई खत्म हुई है मां सिवाय
जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपील को जो मुस्तरद उसको कर दिया गया, और ये वही मोअज़्ज़िज़ जज हैं मतलब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जिन्होंने 19 जून को भी इख्तिलाफी नोट लिखा था। सर इसको जरा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। तो मैं देखिए इंडिविजुअल जजेस की जजमेंट पे तो मैं जाता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जो जजमेंट हुई है वो ये है, जो 6 जजेस की जजमेंट है वो जजमेंट है कोर्ट की। हर एक जज ने क्या कहा है उस पे जाने की जरूरत नहीं है, ना जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा मतीउल्लाह साहब, अब इसमें जैसे हमने पहले बात की कि एक सियासी पहलू बहुत क्लियर हमें नजर आ रहा है, लेकिन बात सारी वहीं पे आ जाती है कि इमरान खान साहब एहतसाब का नारा लगाते हैं, मगर उस तरह से अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो नहीं पा रहा। जजेस को तो चलो एक तरह से काउंटर कर लिया गया है, लेकिन बात जब भी सवाल आती है कि क्या जर्नल का एहतसाब होगा, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखिए, आपको याद होगा जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को 3 नवंबर की गैर आईनी फरमान के जरिए और उनके साथी जजों को हटाया गया था, उसके बाद जो अब्दुल हमीद डोगर साहब चीफ जस्टिस बने थे, तो अब्दुल हमीद डोगर साहब की अदालत ने भी उस फरमान को जो है वो जायज करार दिया था। इकबाल टिक्का खान का अगर आपको याद हो वो रिव्यू भी हुआ और सब कुछ हुआ, मगर फिर जब दोबारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए तो उन्होंने ना सिर्फ ये उस फैसले को आईनी तरीके से कलअदम करार दिया, बल्कि उसके बाद उसके क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, और आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा जो था वो उसी 31 जुलाई के फैसले के बाद जो है उसकी बुनियाद रखी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ, अगर इसमें साजिश का अंतर सामने आता है रिव्यू में, और इसके अंदर जो है वो खुफिया सर्वेलेंस और निगरानी का एस्पेक्ट आता है, जज की एहलिया को हरास करने का एलिमेंट आता है, तो फिर इसके डेफिनेटली इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। मैं जैसे पहले कहा कि ये कोई इतनी आम बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले के ऊपर जरूर अपनी फाइंडिंग उसको देनी चाहिए। नजरसानी में ये सिर्फ कह देना काफी नहीं है कि हम इस मामले को FBR जो है वो नहीं भेज सकते थे, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ा ने महज इस इशू पे बहस नहीं की। जस्टिस काजी फाइज़ा ने बहुत संगीन मामला और आईनी और कानूनी मुद्दे उठाए हैं FBR और अख्तियारात के हवाले से, तो उन्होंने जरूर बहस की है, मगर इसके अलावा जो उन्होंने बातें की हैं तो सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर भी डिटर्मिनेशन देना लाजम है। और अगर उन संगीन इल्जाम के ऊपर डिटर्मिनेशन आएगी तो डेफिनेटली उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी होने चाहिए। अगर जनरल मुशर्रफ ने आइन से संगीन गद्दारी की थी जजों को घर भेज के गैर आईनी फरमान के जरिए, तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ लगता है बगैर किसी फरमान के आईनी या गैर आईनी सब कुछ वही हुआ जो जनरल मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया था। ठीक है शाहिद उस्मानी साहब, यकीनन आप जो सियासी रिमार्क्स होते हैं उनको देते हुए ज़रा गुरेज करते हैं, लेकिन सर आप अपने तजुर्बे से बता दीजिएगा इस केस के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको किस तरह आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कहें क्या समझें, क्योंकि मैं बहैसियत एंकर मेरा ये सवाल उठाना बनता है कि इसमें नुकसान किसका हुआ है, हुकूमत का हुआ या जुडिशरी की जो सिबकी हुई है अदालत की जो सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हुकूमत का नुकसान तो यकीनन हुआ है, चूंकि उन्होंने एक रेफरेंस पेश किया और उसका इवेंचुअल रिजल्ट जो रिव्यू पिटीशन के बाद आ गया फाइनल, और उसमें ये जाहिर हो गया कि जो कुछ भी हुकूमत ने कोशिश की थी वो फेल हो गई। तो हुकूमत को यकीनन नुकसान हुआ। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, उसके लिए किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है। लेकिन जिससे मैंने आपसे कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पार्लियामेंट कम्प्लीटली डिसफंक्शनल है। उसको मेरे ख्याल में ये वेस्ट ऑफ मनी है पार्लियामेंट चलाना हमारे मुल्क में। दिस इज ड्रेन ऑन द एक्सचेकर पार्लियामेंट, तो वो उसको तो कोई कर नहीं सकती काम। तो इसके मतलब ये मामला खत्म हो गया। और अब ये जो जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है ये चीज स्टैब्लिश हो गई कि आप बिला वजह किसी जज को टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो यकीनन जुडिशरी उसमें आएगी और आके कहेगी कि आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जजेस को टारगेट कर सकते हैं तो कभी इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता। ठीक है, आपका फाइनल नोट क्या होगा मतीउल्लाह साहब, हुकूमत का कितना नुकसान हुआ इसमें? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत का नुकसान हुआ। अगर हम इस बात को सही तौर पे समझें तो ये पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानूनी सफर है और जो आइन और कानून की बालादस्ती का ख्वाब है उसकी धज्जियां बिखेरी गई। ये पूरे पाकिस्तान के मुल्क की सुखी हुई है। बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कुछ यहाँ पे होता रहा
और जो कुछ एक सिटिंग जज रोस्टम पे खड़ा होके जाती तौर पे अपनी अहलिया और बच्ची के साथ मिलकर जो केस अपने जात का केस लड़ता रहा, वो आइन और बालादस्ती का केस जो लड़ता रहा, तो उससे कोई पाकिस्तान की जो बदनामी हुई है वो बदनामी उस बदनामी से बहुत ज्यादा है कि जो हम कहें कि इमरान खान की या फरूख हकीम और बैरिस्टर शहजाद अकबर जैसे लोगों की हुई। तो नुकसान हमारे मुल्क का हुआ है, हमारी कौम का हुआ है, और इतना बड़ा नुकसान होने के बाद हम ये मामला जो है बिल्कुल इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट सजा दे उसको, मगर सुप्रीम कोर्ट के साथ ये सबसे बड़ा ज्यादती सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुई है बतौर इदारा। सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में दरारें डालने की कोशिश की गई है, सुप्रीम कोर्ट की जो यकजहती है उसको नुकसान पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो इस सारी कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ मज़ीद जजों को जो है ज़ाब्ते अखलाक की हदें भी क्रॉस करनी पड़ गई और ऐसी सूरत हाल भी पैदा हुई कि जिसमें कमरा अदालत के अंदर रोस्टर पे खड़े जज की आंखों में भी आंसू थे और जो बेंच के ऊपर बैठे जज थे वो भी चिल्ला रहे थे एक दूसरे पे और एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और एक जज मुअज़्ज़ज़ जज खड़े होकर वाकआउट कर रहे थे। इतना कुछ होने के बाद जो है मैं समझता हूँ अगर हम ये कहें कि इमरान खान का नुकसान है, तो इमरान खान जैसे शख्स को तो नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाए तो इमरान अहमद खान न्याजी को क्या आज तक मुझे बताया तारीख में किसी को एहसास हुआ है कि उसने कितना नुकसान इस पाकिस्तान को पहुंचाया। ठीक है, मतीउल्लाह चंद साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाइक उस्मानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।